क्या आप जानते हैं कि पिछले साल एक समय प्याज की कीमतें 100% से अधिक बढ़ गई थीं? या ये कि वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत अपने कोर इन्फ्लेशन को कई वर्षों के सबसे निचले स्तर पर लाने में सफल रहा। बढ़ती कीमतें और इन्फ्लेशन की इस जटिल संसार में आपका स्वागत है, जहां रोजमर्रा के किराने की दुकानों के निर्णय आर्थिक नीति से मिलते हैं। मैं प्रतीक हूं और आज हम इकोनॉमिक सर्वे के उस अध्याय का विश्लेषण कर रहे हैं जो ये बताता है कि आपका मासिक बजट खिंचा हुआ क्यों महसूस होता है और सरकार इसके बारे में क्या कर रही है। चाहे आप व्यवसाय चला रहे हों या निवेशक हो या घर के खर्चों के बारे में प्रबंध कर रहे हैं, अगले कुछ मिनट में ऐसी जानकारी देंगे जो शायद 99% भारतीयों के पास है नहीं। कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और आपके आर्थिक भविष्य के लिए ये क्या मायने रखता है। कोविड के बाद से जब सप्लाई चेन्स डिसरप्शंस हुए और अलग-अलग देशों की इकोनॉमीज के केंद्रीय बैंकों ने जब स्टिमुलस पैकेजेस से कैश इंजेक्शंस किए, तब से इन्फ्लेशन एक वैश्विक चुनौती रही है। जबकि यूएस, यूरोप और कई इमर्जिंग इकोनॉमी 6% से ज्यादा की लगातार इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, भारत ने इन चुनौतियों का अपेक्षा से बेहतर ही सामना किया है। 2024 के अंत तक ग्लोबल इन्फ्लेशन कम होने लगा क्योंकि सप्लाई चेन्स सामान्य हो गई और मॉनेटरी टाइटनिंग, जिससे कि बोरोइंग को कंट्रोल किया जाता है, उसका काफी प्रभाव पड़ा। हालांकि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल तनाव विशेष रूप से फूड और एनर्जी मार्केट्स में है, उसकी वजह से काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है। इस वैश्विक संदर्भ में भारत का इन्फ्लेशन मैनेजमेंट काफी रिमार्केबल है। जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन अप्रैल टू दिसंबर 2024 में कम होकर 4.9% हो गई, कोर इन्फ्लेशन में और भी अधिक सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई, जो संकेत देती है कि अंडरलाइंग प्राइस प्रेशर्स जैसे कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस, वेतन में बढ़ोतरी, डिमांड के प्रेशर्स, ये सब कम हो रहे हैं। ये आपके लिए क्यों मायने रखता है? जब कीमतें इनकम से तेजी से बढ़ती हैं तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अगर 5% इन्फ्लेशन है तो उसका मतलब ये कि आज आपकी जेब में जो 100 रुपए हैं, अगले साल उसकी वैल्यू मात्र 95 रुपए रह जाएगी। इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, लोन इंटरेस्ट रेट्स और यहां तक कि आपकी जॉब्स की संभावनाओं को भी प्रभावित करता है, क्योंकि कंपनियां आर्थिक स्थितियों के आधार पर रिक्रूटमेंट प्लानिंग करती हैं। नीति निर्माताओं के लिए इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को आर्थिक विकास के साथ संतुलित करना एक नाजुक रस्सी पर चलने के बराबर है। इन्फ्लेशन को रोकने पर बहुत अधिक ध्यान देने से विकास धीमा हो जाता है, जबकि इन्फ्लेशन को बहुत अधिक बढ़ने देने से आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि भारत इस बैलेंस को कैसे मैनेज कर रहा है। भारत में रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.4% से कम होकर अप्रैल टू दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। ये सुधार इन्फ्लेशन को आरबीआई के 4% के लक्ष्य के करीब लाता है, जो प्रभावी मॉनेटरी मैनेजमेंट का संकेत देता है। इस सुधार को बढ़ावा दे क्या रहा है? इकोनॉमिक सर्वे कई फैक्टर्स को हाईलाइट करता है। आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसीज को कड़ा करना, 2024 के अधिकांश समय में पॉलिसी रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखना, गवर्नमेंट फाइनेंसेस का बेहतर मैनेजमेंट एंड ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में कमी, विशिष्ट प्राइस प्रेशर्स को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनीय उपाय। शायद सफलता की सबसे बड़ी कहानी कोर इन्फ्लेशन में गिरावट की है, जो अस्थिर फूड और फ्यूल कंपोनेंट्स को बाहर रख देती है। कोर इन्फ्लेशन कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो बताती है कि अर्थव्यवस्था में अंडरलाइंग प्राइस प्रेशर्स अब काफी हद तक कम हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर इन्फ्लेशन परसिस्टेंट प्राइस ट्रेंड से प्रभावित है एंड ना कि टेम्परेरी सप्लाई शॉक से। जब कोर इन्फ्लेशन कम होती है तो यह संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था में फंडामेंटल प्राइस डायनामिक्स जैसे कि सप्लाई और डिमांड, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ये सुदृढ़ रूप से स्थापित है। इन सफलताओं के बावजूद फूड इन्फ्लेशन एक बड़ी चुनौती है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स ऊंचा ही है अभी भी। मुख्य रूप से कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स में वॉलेटिलिटी बढ़ावा दे रही है इसे। सब्जियों और विशेष रूप से प्याज और टमाटर में प्राइस वॉलेटिलिटी बनी हुई है। दालों में इन्फ्लेशन है बिकॉज प्रोडक्शन की कमी है। ये वस्तुएं भारतीय परिवार के कंजम्पशन बास्केट का एक अहम हिस्सा हैं और इनकी प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से रोजमर्रा के बजट में भी काफी फर्क पड़ता है। सर्वे फूड इन्फ्लेशन के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार मानता है। फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, पेरिशेबल गुड्स को प्रभावित करने वाले मौसमी फैक्टर्स और कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स में प्रोडक्शन की कमी।
तो सरकार इन इन्फ्लेशन चैलेंजेस का जवाब दे कैसे रही है? इकोनॉमिक सर्वे टारगेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस के साथ मॉनेटरी पॉलिसी को जोड़ने वाले एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का विवरण देता है। भारत ब्रांड की शुरुआत आवश्यक फूड आइटम्स की सब्सिडाइज सेल्स के लिए एक इनोवेटिव अप्रोच रही है, जैसे कि भारत दाल फॉर चना, भारत दाल फॉर मूंग, भारत आटा, भारत चावल। इसके अलावा जमाखोरी को रोकने के लिए दालों और अनाज की एक्टिव स्टॉक मॉनिटरिंग करना चालू हुआ है। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए अनाज, प्याज और चीनी की कैलिब्रेटेड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, सप्लाई बढ़ाने के लिए दालों और एडिबल ऑयल्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज में कमी। एनर्जी सेक्टर में सरकारी इंटरवेंशंस ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, जैसे कि एलपीजी की कीमतों में कमी, जिससे इन्फ्लेशन कम हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, जिससे परिवहन की लागत कम हुई है। इमीडिएट सोल्यूशन से परे इकोनॉमिक सर्वे प्राइस स्टेबिलिटी के लिए कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज भी बताता है। इंटरमीडिएट कॉस्ट को कम करने के लिए एग्री सप्लाई चेन को मजबूत करना, प्रोडक्शन बढ़ाने और फसल की क्षति को कम करने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स का विकास करना, पेरिशेबल गुड्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को निरंतर निगरानी रखना और जब आवश्यक हो तब समय पर इंटरवेंशन करना। इस सारी प्रोग्रेस के बावजूद इकोनॉमिक सर्वे कुछ रिस्क्स को भी हाईलाइट करता है, और सबसे पहले कृषि उत्पादन के लिए क्लाइमेट संबंधी जोखिम ये काफी सिग्निफिकेंट है। अप्रत्याशित मॉनसून, गर्मी की लहरें और मौसम के विपरीत बारिश क्रॉप साइकिल्स को बाधित कर सकती हैं और फूड प्राइस वॉलेटिलिटी को ट्रिगर कर सकती हैं। सर्वे नोट करता है कि क्लाइमेट परिवर्तन ऐसी घटनाओं की फ्रीक्वेंसी और सिवेरिटी को बढ़ा सकता है, जिससे फूड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए लगातार चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी एक चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि वैश्विक कमोडिटी की कीमतें कम हुई हैं, पर जियोपॉलिटिकल तनाव किसी भी स्पाइक को ट्रिगर कर सकते हैं, और विशेष रूप से एनर्जी और फूड के मार्केट्स में। इंडिया की इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंस काफी वल्नरेबल बना देता है इंडिया को किसी भी फ्लक्चुएशन से। तीसरा, फूड सप्लाई चेन में स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज प्राइस डिस्टॉर्शंस पैदा करना जारी रखती हैं। सर्वे किसानों को जो मिलता है और कंज्यूमर्स जो खर्च करते हैं उसके बीच में एक बड़े गैप को हाईलाइट करता है, और यह संकेत देता है कि इंटरमीडिएशन जो है वो काफी इनएफिशिएंट है। इन स्ट्रक्चरल इश्यूज के लिए लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। चौथा, इन्फ्लेशन का अलग अलग इनकम ग्रुप्स में असमान प्रभाव एक सामाजिक चुनौती बनी हुई है। सर्वेक्षण स्वीकार करता है कि फूड इन्फ्लेशन डिस्प्रपोर्शनेटली लो इनकम वाले परिवारों को प्रभावित करता है, क्योंकि वे अपनी आय का एक बड़ा प्रतिशत भोजन पर खर्च करते हैं। अंत में, यदि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लेशन को अधिक बढ़ाते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स उभर के आ सकती हैं। तो इन इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स को जानकर आपको प्रैक्टिकली करना क्या चाहिए? सबसे पहले, भारत का इन्फ्लेशन आउटलुक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। आरबीआई और आईएमएफ दोनों का एस्टिमेशन है कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन फाइनेंशियल ईयर 2026 में अपने 4% के गोल के पास पहुंच जाएगा। ये ऑफ कोर्स अगर मॉनसून की स्थितियां सामान्य बनी रहीं और कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं रहे तो। दूसरा, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए सरकार की मल्टीफैसेटेड अप्रोच काफी एफिशिएंट साबित हुई है, जो फूड और एनर्जी मार्केट्स में टारगेटेड इंटरवेंशंस के साथ मॉनेटरी पॉलिसी को जोड़ता है। अगर आप कंज्यूमर हैं तो घरेलू खरीद को ऑप्टिमाइज करने के लिए आवश्यक वस्तुओं में प्राइस ट्रेंड्स पर निगरानी रखें। प्रमुख वस्तुओं में बेहतर मूल्य के लिए सरकार के भारत ब्रांड पर विचार करें। आने वाले वर्ष के लिए अपने बजट में मध्यम इन्फ्लेशन की योजना बनाएं और अपनी सेविंग्स की स्ट्रैटेजी को सही रखें ताकि आपके रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट करें। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो रियल रिटर्न कैलकुलेट करते समय 4% एस्टिमेटेड इन्फ्लेशन लगभग ध्यान में रखें। विचार करें कि मीडियम इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में प्राइसिंग पावर रखने वाले सेक्टर्स बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। भविष्य की ब्याज दर दिशाओं के बारे में आरबीआई के पॉलिसी सिग्नल्स पर नजर रखें। इन्फ्लेशन रेट से नीचे रिटर्न वाले फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सावधान रहें। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो मीडियम इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में इनपुट कॉस्ट स्टेबल हो सकती हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सप्लाई चेन में सुधार अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर सकते हैं। विचार करें कि प्राइस स्टेबिलिटी आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज और प्रॉफिट मार्जिन को कैसे प्रभावित कर सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन ट्रेंड्स की निगरानी करें जो आपके बिजनेस मॉडल को इफेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है
कि 2024-25 में वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बावजूद इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की कहानी एक सफलता की रही है। जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में कमी आई है, कोर इन्फ्लेशन में एक रिमार्केबल गिरावट आई है। पर फूड इन्फ्लेशन एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जिसमें निरंतर नीतिगत ध्यान की आवश्यकता है। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स और टारगेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस ये कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेशन लैंडस्केप को नेविगेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए। सर्वेक्षण विश्वास दिलाता है कि 2026 तक भारत अपने मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट जो कि 4% है उसे प्राप्त कर लेगा। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये आवश्यक है और ये उसे सपोर्ट भी करेगा। आम भारतीयों के लिए इसका मतलब है प्रेडिक्टेबल प्राइसेस का वातावरण, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अधिक स्थिर आधार और परचेजिंग पावर का संरक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण के इस अध्याय का विश्लेषण अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताएं। हम लोग इस चैनल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस्ड हैं और हम इन टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। थैंक यू।